Assalamualaikum students. I hope so that you all are doing really well. Today our topic of discussion is Ohm's law. लेकिन ओहम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जो हमने पीछे पढ़ा है पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई बैटरी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी को अप्लाई करते हैं तो वो बैटरी जो है वो उस कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देती है। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस के ऊपर क्या एक्ट होती है? फोर्स। और हम जो चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं वो कौन से हैं? नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्जेस आपके किसके तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव की तरफ। तो ये आपके नेगेटिव चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे इस कंडक्टर में से। और अगर हम इस कंडक्टर के अंदर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करें, लेट्स से ये वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितने चार्जेस पास हो रहे हैं वही बेसिकली उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का करंट कहलाता है। ओके, now we want to discuss the relation between this potential difference and the current which is flowing through this cross sectional area। और ये जो ताल्लुक निकाला the relation between potential difference and current was, जो रिलेशन निकाला इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में, वो आपके एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। उन्होंने रिलेशन बनाया बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द कॉज एंड करंट इज़ इट्स इफेक्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है। आप इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि जब आप कोई आपकी जो वायर है वो नेकेड वायर है और अगर आप उस वायर को हाथ लगा लेते हैं तो आपको करंट लगता है। और खुदा न खास्ता अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो वो डेथ बेसिकली करंट की वजह से नहीं हो रही, वो डेथ उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रही है जो क्रिएट हुआ जैसे ही आदमी ने वायर को पकड़ा। तो वो उसका लो पोटेंशियल है और जो जहाँ से करंट आ रहा है उस वायर में वो उसका हाई पोटेंशियल है। तो करंट ऑटोमेटिकली कहाँ फ्लो करेगा? हाई से लो की तरफ। चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे हाई से लो की तरफ। तो जो डेथ की कॉज है वो कॉज जो है वो आपका करंट नहीं था, डेथ की कॉज है आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो कि क्रिएट हो गया और उसकी वजह से आपके चार्जेस फ्लो हुए और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। तो जो कॉज है करंट की वो कौन है? वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो जब भी हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को तो हम ये नहीं कहेंगे कि करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका करंट प्रोड्यूस हुआ। और इन दोनों के बीच में जो ताल्लुक निकाला वो किसने निकाला? ओहम्स ने। कैसे? उसने ये कहा कि जब हम इस पोटेंशियल को ज़्यादा कर देंगे तो ऑब्वियसली इस पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो इन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और जब इन चार्जेस के ऊपर फोर्स ज़्यादा होगी तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। तो जैसे नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा होंगे तो आपका करंट भी क्या हो गया? ज़्यादा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? दीज बोथ पैरामीटर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और इसी को हम ओहम्स ने डिस्कस किया था और उसने जो लॉ बनाया उसको हमने क्या नाम दिया? ओहम्स लॉ। सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे? स्टेटमेंट। सो योर ओहम्स लॉ स्टेटमेंट इज करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ओके, जो आपका कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट बट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल एंड द कंडीशन इज व्हाट? द फिजिकल स्टेट of that system
इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर और वायर, जो भी चीज़ आप ले रहे हो, उसकी जो फिजिकल स्टेट है, फॉर एग्जांपल उसका जो टेम्परेचर है या उसकी जो लेंथ है या जो उसका एरिया है, उसको चेंज होना नहीं चाहिए। अगर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, उसकी लेंथ या एरिया या टेम्परेचर को आप चेंज करो, तो फिर आपका ओहम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। ओहम्स लॉ सिर्फ किस सूरत में वैलिड रहेगा, जब उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल देखना चाहें तो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक क्या इन्वॉल्व होता है, कांस्टेंट, और इस केस में वो कांस्टेंट क्या है, 1/r, एंड r आपकी क्या है, रेजिस्टेंस। r आपकी क्या है, रेजिस्टेंस। और अगर मैं यहाँ से इसको सेपरेट कर लूँ, v, this r will go there, so your equation would be like v is equal to ir, or I is equal to v by r, both are same. This is the mathematical relation of what? This is the mathematical relation of Ohm's law, and this r is called resistance. So what is this resistance? We will define it. Basically this resistance is opposition. ये इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट है। कितनी रुकावट है, ये रेजिस्टेंस उस चीज़ को क्या करती है, मेजर करती है। सो रेजिस्टेंस इज व्हाट? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट। करंट के रास्ते में कंडक्टर जो रुकावट पैदा कर रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। अब कंडक्टर कैसे रुकावट पैदा कर रहा है? अब ऑब्वियसली कंडक्टर ने खुद तो नहीं कहना कि स्टॉप हो जाओ चार्जेस, ओके आप फ्लो नहीं कर सकते, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये कंडक्टर कैसे रेजिस्टेंस दे रहा है, कंडक्टर कैसे अपोज कर रहा है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर एटम्स हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनके रास्ते में क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, एटम्स। ये आपके एटम्स हैं, और जब आपके इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहते हैं तो वो उनके रास्ते में जी एटम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन एटम्स के साथ कोलिजन होती है और ये रास्ते में क्या पैदा करते हैं, रुकावट। और अगर हम इस रेजिस्टेंस की इक्वेशन को देखना चाहें तो हमने ओहम्स लॉ से क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। वहाँ से आप R को सेपरेट कर लें, R इज इक्वल टू वट, V बाई आई। V is equal to what, IR। यहाँ से आप R को सेपरेट कर लें, सो योर इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस वुड बी R इज इक्वल टू V बाय I, ओके। और जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट क्या होता है, ओहम। V का यूनिट क्या है, वोल्ट। करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। इट मीन्स ओहम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर। और अगर हम इस ओहम की यूनिट को डिफाइन करना चाहें तो हमने इन तमाम पैरामीटर्स को क्या कर देंगे, 1 कि जब आपका 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन योर रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम, ओके। अब रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपका पेपर में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपकी रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करिए, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हो, उस वायर की ज्योमेट्री क्या है, और लास्ट में और आपका टेम्परेचर क्या है। अगर आपकी इन तीनों में से कोई चीज़ भी चेंज हो रही है तो आपकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, और जब आपकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो आपका ओहम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि आपके ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं, और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि आपकी ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती। सो वो डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, ओहमिक डिवाइसेस, और वो डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती उनको हम क्या नाम देते हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। और इन डिवाइसेस के लिए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। इनमें जब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपकी रेजिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट, बिकॉज दे आर ओबेइंग ओहम्स लॉ। और जहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, फॉर एग्जांपल अब वो डिवाइसेस जो कि आपके ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं वो तमाम मेटल्स हैं, वो कॉपर भी हो सकती है, वो एल्युमिनियम भी हो सकती है, तमाम जो आपकी मेटल्स हैं वो सारी की सारी ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं। और जो आपके सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं इनको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इन डिटेल भी पढ़ेंगे, या जो आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, या जो आपका फिलामेंट लैंप है, वो आपका ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता, तो हम इनको क्या नाम देते हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस।
और एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है फिलामेंट लैम्प का, उसको हम देखेंगे भी सही इसी टॉपिक के अंदर ही, कि ये स्टार्ट में कुछ टाइम के लिए ओम्स लॉ को ओबे करता है और कुछ टाइम के बाद फिर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताएं कि इनका के पे ग्राफ कैसे बनेगा। अगर हम ओमिक डिवाइसेस की और नॉन ओमिक डिवाइसेस की बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा कि जहाँ पर करंट और वोल्टेज क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपका ग्राफ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। और जहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो जहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आइडियल केसेस में रियल वर्ल्ड में आपकी कोई भी जो डिवाइस है वो आपकी ओमिक नहीं होती, ओके। लेकिन जो ज़्यादातर हैं जो आपकी मेटालिक डिवाइसेस हैं वो आपकी ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो इसलिए हम उनको क्या नाम देते हैं, ओमिक डिवाइसेस, क्योंकि आपकी हर जो डिवाइस है वो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद हीटअप होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही वो हीटअप होना शुरू हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगी। अब यहाँ पे जो ओमिक डिवाइसेस का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन इसलिए बनता है क्योंकि जैसे ही आप पोटेंशियल को ज़्यादा करते जाएंगे वैसे ही आपका जो करंट है वो भी आपका क्या होता जाएगा, ज़्यादा। हमेशा हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम खुद चेंज कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि चेंज हो रहा है। तो पोटेंशियल को चेंज करने से करंट आपका क्या हो रहा है, चेंज। तो ये ग्राफ आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन। फिलामेंट के केस में आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है कि स्टार्ट में तो वो ओम्स लॉ को ओबे करता है और फिर वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, ग्राफ कर्व हो गया। और आपके जो सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं वो भी आपका ग्राफ जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वो भी आपके ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। अब जहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, इसको बताने का मकसद ये है कि पेपर में बाज़ औक़ात ये एमसीक्यू आ जाता है कि स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ गिव्स व्हाट। तो स्लोप हम हमेशा कैसे निकालते हैं, वाई जो एक्सिस है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो इस केस में वाई एक्सिस आपका क्या है, करंट, और एक्स एक्सिस आपका क्या है, वी। और अगर आप बात करो v इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से अगर आप i बाई वी को सेपरेट करो तो r इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और v इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो i बाय वी है वो बेसिकली किसके इक्वल आएगा, i बाय r के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप है आई वी ग्राफ का वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के नहीं, वो किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस इनवर्स के इक्वल होता है। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो स्लोप है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट। आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आप स्लोप निकालना चाहेंगे, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ उसके साथ बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो ये वाला फैक्टर है ये आपका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बढ़ रही है तो साथ ये भी बढ़ रही है, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर आपका 1/r कांस्टेंट है तो इसका मतलब है आपकी रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। इस केस में क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ना आपका रेजिस्टेंस इनवर्स कांस्टेंट है और ना ही आपकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी, बल्कि आपकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेरिएबल। और जब रेजिस्टेंस वेरिएबल होगी तो वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगी। तो ये जो आपका लॉन्ग टॉपिक है ओहम्स लॉ, इसके अंदर सबसे पहले आपने ओहम्स लॉ को बताया कि आपका ओहम्स लॉ क्या होता है, फिर आपने उसमें स्टेटमेंट को डिस्कस किया एंड देन आपने उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी, फिर आपने रेजिस्टेंस को बताया, रेजिस्टेंस के यूनिट को बताया, और उसके बाद आप लोगों ने रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उसको बताया, एंड देन आपने डिस्कस किया ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। Okay students, so the next point which we are going to discuss is the series and parallel combinations of resistors। कि आपके सीरीज अगर कम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का, अगर रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं तो आप उसमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वोल्टेज और करंट को कैसे देखेंगे, और अगर आपके रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो उसमें आप वोल्टेज और करंट को कैसे देखेंगे, और जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा कनेक्शन सीरीज होता है और कौन सा कनेक्शन पैरेलल होता है। सो एक पॉइंट जो आपकी बुक में लिखा हुआ है दैट इज के इफ़ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, तो उस कनेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, सीरीज कनेक्शन। इसका एंड इसके साथ कनेक्टेड है, इसका एंड इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर आपके रेजिस्टर्स लगे हुए हैं साइड बाय साइड, एक की साइड दूसरी साइड तीसरी साइड, तो फिर ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम क्या नाम देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट ज़्यादा जो फिज़िकली जो चीज़ आपको फ़ायदा देगी, जो पॉइंट आपको फ़ायदा देगा वो क्या है, आपने ये देखना है कि क्या करंट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा।
जिस केस में आपका करंट डिवाइड हो रहा है वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और जिस केस में आपका करंट डिवाइड नहीं हो रहा वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो जब भी आपको कोई सर्किट दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप ये बताएं कि इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो सीरीज में लगा हुआ है या वो पैरेलल में लगा हुआ है। तो आप कैसे देखेंगे? ये आपकी बैटरी है, ओके तो इस बैटरी से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन निकले, वही 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी गुजरेंगे, यहाँ से भी गुजरेंगे, यहाँ से भी गुजरेंगे। ये रजिस्टर्स उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ नहीं कर रहा। ये रजिस्टर्स उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ नहीं कर रहे। तो जब आपके चार्जेस यहाँ से 10 निकले हैं और इस रजिस्टर में भी 10 गए हैं, इस रजिस्टर में भी 10 गए हैं, इस रजिस्टर में से भी 10 गुजरे हैं और वापस भी 10 आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो कम्बिनेशन है ये कौन सा है? सीरीज कम्बिनेशन है। और अगर आपने ये देखना है कि पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, आप खुद देखें, यहाँ से अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो अब जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो उनके पास 3 रास्ते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। और जब इलेक्ट्रॉन्स आपके डिवाइड हो गए, तो जब भी आपके चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन आपका कौन सा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर से सुन लें, जब आपके चार्जेस डिवाइड नहीं हो रहे वो कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज। और जब आपके चार्जेस डिवाइड हो रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा है? आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि जब आपने देखना है कि सीरीज़ के सर्किट सीरीज़ में है या पैरेलल में है, तो आप क्या देखेंगे कि करंट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। करंट डिवाइड हो रहा है तो वो सर्किट किस में है? पैरेलल में। और अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो वो सर्किट किस में है? सीरीज़ में। सो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट पॉइंट? सीरीज़ में करंट आपका क्या है? सेम। पैरेलल में करंट क्या है? डिवाइड। सीरीज़ में पोटेंशियल इज डिवाइडेड। चार्जेस के पास अगर 15 जूल एनर्जी थी तो 5 जूल इसने यूज़ कर ली, 5 जूल इसने यूज़ कर ली, 5 जूल इसने यूज़ कर ली। तो आपका जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है? डिवाइड। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो आपका करंट तो डिवाइड हो रहा है। अगर आपके निकले 15 चार्जेस हैं तो 5 इधर चले गए, 5 इधर और 5 इधर, करंट डिवाइड हो गया। लेकिन ये रजिस्टर भी सेपरेट पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, ये रजिस्टर भी सेपरेट पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, और ये रजिस्टर भी सेपरेट एक इसी पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है इन तीनों रजिस्टर्स में पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है, ये पेपर में एमसीक्यूज में भी आ सकता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब हम अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो हम इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रख के अपनी टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे? सो स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताएं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, एंड दैट इज़ पोटेंशियल। सो हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल था V वो डिवाइड हो गया, कुछ R1 के क्रॉस लॉस हो गया, कुछ R2 के और कुछ R3 के। तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल है टोटल, कुछ पोटेंशियल इसके क्रॉस लॉस हो जाएगा, कुछ इसके क्रॉस और कुछ इसके क्रॉस। और हमारे पास V की इक्वेशन क्या है? IR। तो ये टोटल V है तो टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट। करंट सेम है तो हम I1 नहीं करेंगे लेकिन R1 हो जाएगा, क्योंकि V की इक्वेशन क्या होती है? IR। तो पहले केस में पहले रेजिस्टर्स के लिए IR1, दूसरे के लिए IR2 और तीसरे के लिए IR3। अब जहाँ पे आपका I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और IR इक्विवेलेंट। I से I आपका कैंसिल हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कैसे निकालेंगे? सिंपली आप तमाम रेजिस्टर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आप तमाम रेजिस्टर की रेजिस्टेंसेस को आप सिंपली क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ डिवाइड हो रही है? करंट। तो आपका जो करंट है वो जब डिवाइड हो रहा है तो जो टोटल करंट है
टोटल करंट, कुछ करंट R1 में चला गया, कुछ R2 में चला गया और कुछ R3 में चला गया। जो R1 में गया वो I1, जो R2 में गया वो I2 और जो R3 में गया उसको हमने क्या नाम दे दिया I3। सो हमारे पास V किसके इक्वल होता है IR के, V किसके इक्वल होता है IR के। और अगर आपने जहाँ से I को सेपरेट करना है तो वो क्या बन जाएगा V/R। I किसके इक्वल आ जाएगा V/R। तो आपका टोटल करंट, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1। क्योंकि इसमें पोटेंशियल सेम है तो आप पोटेंशियल को डिवाइड नहीं करेंगे, वो VB ही रहेगा, V डिवाइडेड बाय R3। फिर से सुन लें, इस केस में आपका पोटेंशियल डिवाइड नहीं हो रहा, पोटेंशियल सेम है तो आप V रेजिस्टेंस ये टोटल है R1, R2 एंड R3। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से आपका जो फैक्टर कॉमन आ रहा है वो कौन सा है, V आपका जो पोटेंशियल है वो आपका कॉमन आ रहा है। तो जब वो कॉमन निकालेंगे और या इस V से ये वाला V क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। ये आपके पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आएगा। बट कीप इन माइंड ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस का आंसर है, लेकिन ये 1/RE है। अगर आपने R इक्विवेलेंट का आंसर निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे, ये तो आपका आंसर किसका है 1/RE का। तो RE का आंसर कैसे निकालेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आपका आंसर आएगा आप उसका क्या ले लेंगे इन्वर्स ले लेंगे। फिर से सुन लें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर किसका आएगा 1/RE का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर किसका आएगा 1/RE का। आपको तो R इक्विवेलेंट चाहिए तो वो कैसे आएगा, आपका जो भी आंसर आएगा आप उसको क्या कर दोगे इन्वर्स कर दोगे, उसका इन्वर्स ले लोगे, उसको 1 पे डिवाइड कर दोगे तो फिर आपका किसका आंसर आ जाएगा R इक्विवेलेंट का। तो ये आपके कौन से कम्बिनेशन थे, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। इसके लिए इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या है दिस वन, और इसके लिए इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या है दिस वन। यहाँ पर आपको एक स्टेप मजीद भी करना पड़ेगा और वो स्टेप क्या होगा कि जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको 1 पे क्या करोगे डिवाइड, तब आपके पास टोटल जो रेजिस्टेंस है उसका आंसर आएगा। लास्ट पॉइंट, अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, मतलब लेट्स सपोज आपके पास 100 रेजिस्टर्स हैं सीरीज में, बट सबकी वैल्यू 2 ओहम 2 ओहम 2 ओहम है, तो आप सबको ऐड करने की बजाय उसका एक शॉर्टकट क्या होता है कि आप टोटल रेजिस्टर्स कितने हैं और एक की वैल्यू कितनी है, आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। और अगर आपका कम्बिनेशन पैरेलल में है, आपके पास 1000 रेजिस्टर्स हैं, सेम वैल्यू है उनकी 3 ओहम, लेकिन वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस का आंसर आप उस तरह से मत निकालें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड अप टू 1000 और फिर आप उसको सॉल्व करने में बैठ जाएंगे। तो उसका शॉर्टकट क्या है कि आपकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है उसको, मतलब 3 है, अगर लेट्स सपोज हर एक की 3 वैल्यू है, उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के साथ, कि वो अगर 1000 लेट्स से 3 ओहम है, एक की वैल्यू टोटल कितनी है 1000 है, तो टोटल कैसे आएगी आपकी R डिवाइडेड बाय N, 3 डिवाइडेड बाय 1000। लिसन इट अगेन, अगर आपके पास लेट्स से 100 रजिस्टर्स हैं सीरीज़ में और हर रजिस्टर की वैल्यू 3 है, तो टोटल कैसे आएगी 3 × 100। अगर आपके पास 100 रजिस्टर्स हैं पैरेलल में है और हर रजिस्टर की वैल्यू 3 है, तो टोटल कैसे आएगी 3 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से एक चीज़ और भी क्लियर हो रही है पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन के हवाले से। सीरीज कम्बिनेशन में जब भी आपके रेजिस्टर्स आप लगाते हो तो आपकी नेट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, आपकी नेट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पेपर में MCQs में भी आ सकता है कि जब रेजिस्टर सीरीज़ में होते हैं तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है, और जब भी आपके सीरीज़ पैरेलल में होते हैं तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होती है कम होती है। कैसे, अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि 3 वैल्यू है, तो आपकी उसके लिए इस केस में आंसर क्या आ जाएगा 100 × 3,
सो दैट वुड बी 300 ओम। इस केस में आंसर ऑब्वियसली ये 303 से क्या है, ज़्यादा है, तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपकी सिंगल रेजिस्टेंस है उससे क्या है, ज़्यादा। लेकिन अगर आप इस केस में देखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आंसर क्या बनेगा, 0.03 ओम। और ऑब्वियसली ये वैल्यू आपकी एक्चुअल रेजिस्टेंस से क्या है, कम है। तो ये याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस को ज़्यादा करती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स हैं वो इक्विवेलेंट जो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। आई होप सो कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ अबाउट रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर।